छोड़कर ग्रेटर नोएडा सपा के दिग्गज नेता नरेंद्र भाटी ने भाजपा की सदस्यता लेकर लौटे। ग्रेटर नोएडा हजारों समर्थकों ने परी चौक पर किया स्वागत। नरेंद्र भाटी पिछले कई दशकों से रहे हैं सपा के कट्टर नेता, अब भाजपा की संभाली कमान। ग्रेटर नोएडा पहुंचकर भाटी ने कहा, जो हाई कमान का आदेश होगा पालन करूंगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कद्दावर नेता कहीं जाने वाले एमएलसी नरेंद्र भाटी ने सपा पार्टी को झटका देते हुए आज बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके चलते आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे नरेंद्र भाटी का जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के का दामन थामने के बाद नरेंद्र भाटी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार लोगों के विकास को लेकर चल रही है और लगातार लोगों की समस्याओं का निराकरण करा रही, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं दूसरी तरफ अग्नि चुनाव को लेकर उन्होंने सपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ ही बीएसपी पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं चुनाव से ठीक पहले सपा पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामने नरेंद्र भाटी की राजनीति के लिए कई सवाल खड़े भी करता है। अब देखना ये होगा कि आप में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र भाटी बीजेपी पार्टी के लिए अपना क्या रोल निभा पाते हैं। समाजवादी पार्टी का जरूर मैनिफेस्टो बनता है, कांग्रेस का भी बनता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में भी कुछ होता नहीं। समाजवादी ने पिछली बार बनाया था 12 में, अभी तो मुझे जानकारी चली नहीं है, अभी तो किस्तों में बांट रहे हैं मैनिफेस्टो। जहाँ माननीय अखिलेश जी जाते हैं वहाँ 1-2 बात के देते हैं, तो अब उसे मैनिफेस्टो का हिस्सा माना जाए कि अभी वो खाली चुनावी बातचीत है। ये तो जब मैनिफेस्टो आएगा जब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई भी क्षेत्र कोई भी समाज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के शासन में कोई भी उपेक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जिससे मैं भी प्रभावित हूँ कि इसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं। अगर राशन है तो वो सबको है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जिसे जरूरत है सब ले, और जो चीज़ें हैं सबके लिए। अगर 6,000 रुपये तो वो सबके लिए। किसान हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके खाते में पैसा आ जाता है। ना कोई पटवारी की जरूरत है, ना अमीन की जरूरत है, ना प्रधान की जरूरत है, ना सरपंच की जरूरत है। हर आदमी सुकून में है। वरना एक गरीब आदमी 50 रुपए की पेंशन को भी 6-6 महीने प्रधान जी के पीछे, पटवारी के पीछे घूमता था, तहसीलदार के पीछे, और वो भी आधी चौथाई हो गई। तो इसमें भ्रष्टाचार कम हुआ है और हर आदमी को खाते में सीधा लेन देन गवर्नमेंट से हर व्यक्ति करना है। राशन की एक ही पॉलिसी सबको मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं। तो इसलिए ये अच्छी नीतियां हैं, इनका प्रभाव जनता पे जा रहा है और 22 में माननीय योगी की सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आपके द्वारा बीजेपी में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किस उस पर देखा जाएगा, किस एंगल पर आप देखेंगे? आप अब देखो, प्रोग्राम बनाएंगे, आपको पता चलती रहेगी। आज ही जी, आपने अभी हाल में बीजेपी ज्वाइन की है, तो आपकी क्या आगे की राजनीति की रणनीति रहेगी? क्या आप आगे क्या हुआ है? राजनीति तो कोई मैं नया तो हूँ नहीं, मैं ये 46 साल हो गया राजनीति, और राजनीति में मैंने 11 चुनाव करीब लड़ा। अब आगे भी मैं फील्ड का व्यक्ति हूँ, जो पार्टी का निर्देश होगा आगे काम किया जाएगा। बाकी मेरा जो काम है, मेरा फील्ड का काम है, वो ये पार्टी को मजबूती देनी, ये मेरा मुख्य आने वाले चुनाव में कैसे सरकार बने, सारे लोग जीत के लखनऊ पहुँचे, ये मेरा काम है। सर, समाजवादी पार्टी के आप बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता रहे हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े झटके के रूप में आपने बीजेपी ज्वाइन की है। इसका क्या कोई महत्वपूर्ण कारण रहा या क्या स्थिति रही जिसमें आपको ऐसा फैसला लेना पड़ा? कारण तो कुछ ना कुछ रहा ही होगा, कारण तो रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष ऐसा कारण नहीं था मुझे कोई पता। और मैं जो है
पिछले 2 वर्षों से पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया संकट में, और इस संकट के दौर में जहाँ किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब घर बैठे, इस दौर में नेताओं का कुछ करतव्य बनता है। जहाँ आम आदमी की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से नेता का काम शुरू होता है। क्षेत्र के लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आपसे बहुत जुड़े रहे हैं क्योंकि आप जमीनी नेता रहे हैं शुरू से ही। तो मेरा कहना है बीजेपी पार्टी के साथ मिलजुल करके आप ऐसे कोई मतलब यहाँ के लोगों के लिए क्या ऐसी मांग है या क्या किस मुद्दों का काम करने का अहम आपकी राजनीतिक मजदूर, छात्र, नौजवान सभी को मिला के चला जाएगा। जो उनकी मांग होगी वो भी समय समय पर पूरी कराने का भरसक प्रयत्न करूँगा। उनके सम्मान को चोट नहीं लगने, उनका सम्मान आगामी जो विधान होगी वो भी समय समय पर पूरी कराने का भरसक प्रयत्न करूँगा। उनके सम्मान को चोट नहीं लगने, उनका सम्मान। आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें आपका क्या प्रयोजन रहेगा? आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच और जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो यहाँ पे किसी पार्टी के पास नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि बहन जी ने तो आज तक मैनिफेस्टो ही नहीं बनाया कि हम जीत के करेंगे क्या। हाँ, समाजवादी पार्टी का जरूर मैनिफेस्टो बनता है, कांग्रेस का भी बनता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में भी कुछ होता नहीं। समाजवादी ने पिछली बार बनाया था 12 में, अभी तो मुझे जानकारी चली नहीं है। अभी तो किस्तों में बांट रहे हैं मैनिफेस्टो। जहाँ माननीय अखिलेश जी जाते हैं वहाँ 1-2 बात के देते हैं, तो अब उसे मैनिफेस्टो का हिस्सा माना जाए कि अभी वो खाली चुनावी बातचीत है। ये तो जब मैनिफेस्टो आएगा जब पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। कोई भी क्षेत्र, कोई भी समाज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के शासन में कोई भी उपेक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जिससे मैं भी प्रभावित हूँ कि इसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं। अगर राशन है तो वो सबको है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिसे जरूरत है सब ले। और जो चीज़ें हैं सबके लिए। अगर 6,000 रुपये तो वो सबके लिए। किसान हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके खाते में पैसा आ जाता है। ना कोई पटवारी की ज़रूरत है, ना अमीन की ज़रूरत है, ना प्रधान की ज़रूरत है, ना सरपंच की ज़रूरत है। हर आदमी सुकून में है। वरना एक गरीब आदमी 50 रुपये की पेंशन को भी 6-6 महीने प्रधान जी के पीछे, पटवारी के पीछे घूमता था, तहसीलदार के पीछे, और वो भी आधी चौथाई हो गई। तो इसमें